नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय टाक है। मैं गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। आज के इस प्रेजेंटेशन के जरिए हम एयर पॉल्यूशन पार्ट 2 स्टडी करेंगे, जिसमें पॉल्यूटेंट्स का क्लासिफिकेशन, उनके सोर्सेज और उनके ह्यूमन बींग्स पर या अन्य जीवों पर होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में स्टडी करेंगे। अगर हम एयर पॉल्यूटेंट्स का क्लासिफिकेशन करें तो पहला क्लासिफिकेशन ये होता है कि उनका एग्जिस्टेंस के आधार पर, नेचर में उनका एग्जिस्टेंस किस तरह से है, उस तरह से उन्हें दो कैटेगरी में डाला जा सकता है, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स और क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स वो पॉल्यूटेंट्स हैं जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी सीमा एक निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है तो वो नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इसका उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 0.0325% है, लेकिन मानवीय गतिविधि अथवा अन्य कारणों से यदि इसका प्रतिशत बढ़ता है तो यह प्रदूषक की तरह कार्य करता है। क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स वे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो नेचर में उपलब्ध नहीं है, जो मानवीय गतिविधियों द्वारा या अन्य गतिविधियों द्वारा नेचर में डाले जाते हैं, जैसे कि बायोसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, जितने भी कीटनाशक जीवनाशक हैं वो सारे के सारे क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स में आते हैं। इकोसिस्टम के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं और दूसरे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स वे पॉल्यूटेंट हैं जो नेचर में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, लेकिन वो क्विकली डिग्रेडेड हो जाते हैं और वापस नेचर का रूप ले लेते हैं। जैसे थर्मल पॉल्यूशन जो है, डोमेस्टिक सीवेज है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर है, ये सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल हैं क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्शन से डिकम्पोज हो जाते हैं और नेचर की फॉर्म ले लेते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स वो पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि लंबे समय तक नेचर में रहते हैं और नेचर की एक्शन के द्वारा अथवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के द्वारा डिग्रेडेड नहीं होते, जैसे मर्क्यूरी सॉल्ट्स, डीडीटी, एल्यूमिनियम केन्स एटसेट्रा, ये सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में आते हैं। उसके अलावा उत्पत्ति के आधार पर प्राथमिक पॉल्यूटेंट्स और द्वितीयक पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं। अवस्था के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन हो सकता है और रासायनिक संगठन के आधार पर क्लासिफिकेशन हो सकता है। उत्पत्ति के आधार पर प्राथमिक वायु प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक वे हानिकारक रसायन हैं जो किसी भी स्रोत द्वारा सीधे ही वायुमंडल में विसर्जित किए जाते हैं और ये उसी रूप में वातावरण में मिलते हैं जैसे सल्फर, कार्बन व नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन्स जैसे मीथेन व बेंजीन, ठोस व तरल निलंबित पदार्थ जैसे लेड, एस्बेस्टस या सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें आदि इसके उदाहरण हैं। द्वितीयक वायु प्रदूषक में वे हानिकारक रसायन हैं जो वायुमंडल में सीधे विसर्जित नहीं होते, बल्कि ये प्राथमिक प्रदूषकों द्वारा वायुमंडल में कुछ रासायनिक व प्रकाश रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे ओजोन, जो कि आपके ओजोन गैस है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड से और ऑर्गेनिक कंपाउंड से, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर से के क्रिया करके बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड, जब सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यह सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया कर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। अतः यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों ही द्वितीय प्रदूषक हैं। अवस्था के आधार पर अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट, अगर वो गैसीय अवस्था में है तो गैसीय प्रदूषक कहलाएंगे और अगर वो कणीय अवस्था में है तो वह कणीय प्रदूषक या पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कहलाएंगे। गैसीय प्रदूषक को हम डिटेल में स्टडी करते हैं वन बाय वन। जितनी भी गैसेस हैं पॉल्यूशन के फॉर्म में वो सारे के सारे गैसेस पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, पार्टिकुलेट्स,
आपके कणीय प्रदूषकों में आ जाएंगे। और ग्राउंड लेवल ओजोन, गैसीय प्रदूषक, ये प्रदूषक साधारण तापमान पर रहते हैं। मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मैंने बताई दी है आपको। अब वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनती है वो समझेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव क्या होगा ह्यूमन पे वो समझेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन स्वादहीन गैस है। इस कारण वायुमंडल में इसकी उपस्थिति का आभास नहीं होता। शहरों में सामान्यतः इसकी सांद्रता 5 से 50 पार्ट पर मिलियन तक रहती है तथा यातायात वाले क्षेत्रों में 100 ppm तक बढ़ जाती है। इस गैस की 1000 ppm कंसंट्रेशन मनुष्य के लिए घातक होती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में प्रवेश कर ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यौगिक बनाती है, जिससे रक्त की ऑक्सीजन ग्रहण करने की शक्ति अर्थात ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड वो नष्ट हो जाती है तथा ऑक्सीजन के अभाव से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इस गैस की कम मात्रा से भी मस्तिष्क, श्वास व दिल की बीमारियां उत्पन्न होती। बनती कैसे है? जब कार्बनिक फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है अर्थात ऑक्सीजन की कमी में जब इनका दहन होता है तब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। जब उच्च ताप के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ये मिलकर भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं और उच्च ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड विघटित होकर भी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाती है। ये तीनों ही क्रियाएं या रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा प्रदर्शित की गई हैं। वायुमंडल में यह सक्रिय ज्वालामुखी यातायात के साधनों, उद्योगों, वनस्पति के जलने आदि से उत्पन्न होकर प्रवेश करती है और वायु प्रदूषण का कारण बनती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड्स नाइट्रिक ऑक्साइड NO तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 आदि वायु प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है, जबकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लाल भूरे रंग की दम गैस है। इनकी उत्पत्ति के स्रोत, नाइट्रिक ऑक्साइड वायुमंडल में बिजली के विसर्जन से, जब बिजली गिरती है तब उसके डिफ्यूजन से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। वातावरण में उपलब्ध नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया कर उस उच्च ऊर्जा क्षेत्र में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन करती है। यह मृदा में अमोनिया के जीवाश्मिक ऑक्सीकरण से बनकर वायु में मिल जाती है। वायु की ऑक्सीजन के संपर्क से नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। यह परिवर्तन ओजोन द्वारा भी होता है। यहाँ रासायनिक अभिक्रियाओं से समझ लेते हैं कि अमोनिया है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बना रही है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से पुनः क्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है और नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के साथ, जो ग्राउंड लेवल ओजोन है उसके साथ क्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना रही है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायुमंडल में नाइट्रिक अम्ल उद्योग, अन्य रसायन उद्योग और मोटर वाहनों द्वारा छोड़े जाते हैं। इनका प्रभाव स्टडी करते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड एसिड रेन अर्थात अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, जिससे अस्थमा, फेफड़े व श्वसन तंत्र में परेशानी उत्पन्न होती है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर रक्त की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को भी कम करते हैं। इस प्रकार प्राणी व वनस्पति पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। सल्फर के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख प्रदूषक है। यह तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। इसकी उत्पत्ति सक्रिय ज्वालामुखी के द्वारा होती है। सल्फर युक्त पदार्थों के ऑक्सीकरण से, कोयले के जलने से, क्योंकि कोयले में भी सल्फर का कंटेंट होता है, तो उसके जलने से, उद्योगों से, पेट्रोलियम रिफाइनरीज से, थर्मल प्लास्ट से निकले धुएं के साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायु प्रदूषक के रूप में वायु में मिल जाती है। इसका प्रभाव, यह गैस आँखों, गले व श्वसन तंत्र को शीघ्र प्रभावित करती है। इससे अस्थमा रोग हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता वनस्पति को अधिक हानि पहुंचाती है। पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है। यह गैस इमारतों को भी क्षति पहुंचाती है। संगमरमर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसका उदाहरण मथुरा के पेट्रोलियम रिफाइनरी से निकलने वाले जहरीले सल्फर युक्त धुएं के कारण ताजमहल में मार्बल की जो वाइटनेस है उस पर उसका दुष्प्रभाव पड़ा और उसमें पीलापन आया है।
फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकारक, वायुमंडल में प्रकाश की उपस्थिति में कुछ ऑक्सीकारक पदार्थ बनते हैं जिन्हें प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस है, वो मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाती है और यह मुक्त नाइट्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया कर कर नाइट्रिक ऑक्साइड व नवजात ऑक्सीजन बनाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड इस नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कर कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और यही नवजात ऑक्सीजन ओजोन से क्रिया कर ऑक्सीजन से क्रिया कर कर ओजोन गैस का निर्माण करती है। तो वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोकार्बन्स रेडिकल NO2 से अभिक्रिया कर पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसे पैन कहते हैं, ये एक प्रमुख प्रदूषक है, इसका निर्माण करती है, जिसकी वायु में 1 ppm के लगभग उपस्थिति भी आंखों में जलन पैदा करती है। प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकारक जैसे कार्बोनेट्स तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स और उसके उत्पन्न द्वितीयक यौगिक जैसे पैन दोनों वायु प्रदूषकों का कार्य करते हैं। इनका प्रभाव ये आंख, नाक, साथ ही मानव हृदय, फेफड़े तथा गले पर दुष्प्रभाव डालते हैं। इनकी उच्च सांद्रता से सिरदर्द, खांसी, गले का सूखापन, छाती में दर्द, सांस लेने में कठिनाई आदि जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। फोटोस्टेट मशीन व प्रिंटर आदि ओजोन उत्पन्न करते हैं। ये हमारे द्वारा प्रयोग किए गए सौंदर्य प्रसाधनों के कारण अनेक कार्बनिक पदार्थ वायु में प्रवेश करते हैं। ओजोन इन कार्बनिक पदार्थों से अभिक्रिया कर प्रदूषक बनाती है जो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। ये प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकारक वनस्पति तथा अन्य पदार्थों को जैसे कपड़ा, कागज, रबर, चमड़ा, पत्थर, धातु आदि को धीरे धीरे नष्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वायु प्रदूषक के रूप में गैस, शीघ्र भाप बनने वाले तरल हाइड्रोकार्बन्स विशेष महत्व रखते हैं। मीथेन, इथिलीन, प्रोपेन आदि मुख्य हाइड्रोकार्बन है। कार्बनिक पदार्थों के बैक्टीरिया द्वारा वायु की अनुपस्थिति में विघटन की मूल प्रक्रिया से हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। अब प्रकृति के आधार पर गैसीय प्रदूषक हमने पढ़े, अब हम कणीय प्रदूषक जिसको पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं उन्हें स्टडी करते हैं। इसमें ठोस और द्रव पदार्थों के छोटे कण होते हैं जो वायु में तैरते रहते हैं और प्रदूषण का कारण बनते हैं। इनका साइज 0.0002 माइक्रोन से लेकर 500 माइक्रोन तक का होता है, जो कि हवा में कैरी किए जा सकते हैं। ये कण प्रकृति व मानवीय घटनाओं के कारण उत्पन्न होते हैं, जो इस प्रकार है: ज्वालामुखी विस्फोट, आंधी, चक्रवात या तेज हवा, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के जलने से, खनन कार्य, खनिजों को तोड़ने तथा पीसने से, पत्थरों की कटाई व घिसाई आदि से, भवन, पुल, बांध व सड़क निर्माण कार्य से, वस्त्र एवं कागज उद्योग द्वारा रेशों के उत्सर्जन से, यातायात के साधनों के चलने व इंजन के धुएं से। कणीय पदार्थों को अगर हम क्लासिफाई करें तो कार्बनिक कणीय पदार्थ, अकार्बनिक कणीय पदार्थ, उनके केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं। आकार के आधार पर करें तो धूल, फ्यूम्स, मिस्ट, स्मोक, फोग, सूट, नेचुरल पार्टिकल्स। रासायनिक प्रकृति के आधार पर कार्बनिक कणीय पदार्थों के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल, एसीटोन तथा बेंजीन इत्यादि आते हैं। अकार्बनिक कणीय पदार्थ मुख्य अकार्बनिक कणीय पदार्थों के तत्व जो वातावरण में धात्विक ऑक्साइड जैसे फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आदि। फेरिक ऑक्साइड लो अयस्क के जलने पर प्राप्त होता है, जैसे FeS2 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जलते वक्त Fe3O4 बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट के अवशोषण के रूप में प्राप्त होता है। कणीय पदार्थों के आकार व भौतिक स्थिति के आधार पर अगर उनका क्लासिफिकेशन किया जाए तो धूल कण, जिसको हम डस्ट कहते हैं, यह ठोस कण का आकार 1 माइक्रोन से 200 माइक्रोन होता है। इसकी उत्पत्ति बड़ी चट्टानों के टूटने तथा मृदा के प्राकृतिक विघटन के कारण होती है या यांत्रिक विधि द्वारा पिसाई, कुटाई या छिड़काव द्वारा होती है। ये वातावरण में अस्थायी रूप से सस्पेंडेड फॉर्म में बने रहते हैं। ये कण केवल भौतिक विद्युत बल के कारण ही एकत्रित किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा चार्ज कर इनको ESP, जिसको हम आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, उनके द्वारा इन्हें सेपरेट किया जा सकता है। तीव्र गंध जिसे फ्यूम्स, ये ठोस कण होते हैं जिनका माप 0.1 माइक्रोन से 1 माइक्रोन के मध्य होता है। इनका उदाहरण है
धात्विक ऑक्साइड, इनकी उत्पत्ति रासायनिक या धातु शोधन प्रक्रियाओं से होती है। मिस्ट, ये तरल बूंदें जिनका आकार 0.5 माइक्रोन से 3 माइक्रोन्स के बीच होता है। इनकी उत्पत्ति वातावरण में वाष्प के कंडेंसेशन व औद्योगिक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होती है। स्मोक, धुआं, इन कणों का माप 0.05 माइक्रोन से 1 माइक्रोन के मध्य होता है। इनकी उत्पत्ति केवल कार्बनिक पदार्थ जो पूर्ण रूप से नहीं जलते के कारण होते हैं, जैसे कोयला, ईंधन आदि। इनका रंग जो पदार्थ जल रहा है उस पर निर्भर करता है। इसमें कार्बन तथा ज्वलनशील अन्य पदार्थ होते हैं। फॉग, कोहरा, ये हवा में उपस्थित पानी की बूंदें होती है जो जल वाष्प के संघनन द्वारा बनती है तथा ये इतनी सघन होती है जिससे कुछ दिखाई नहीं देता। कई बार ये फॉग की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं ये स्मोक के साथ क्रिया कर कर स्मॉग बनाती हैं, जो कि हाईली ऑपेक नेचर का होता है और उससे थोड़ी ही दूरी पर भी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती और श्वसन संबंधी, आँखों और गले में जलन संबंधी बीमारियां उत्पन्न करता है। उड़ने वाली राख, फ्लाई ऐश, ईंधन के जलने से उत्पन्न गैसों में चमकते हुए राख के महीन कण सम्मिलित होते हैं जिसे चिंगारी या फ्लाई ऐश कहते हैं। जब कोयला या कार्बनिक भाग जलता है तो उसमें उपस्थित अकार्बनिक धात्विक या खनिज पदार्थ चिंगारी के रूप में निकलते हैं। कालिख, जिसे सूट कहते हैं, कार्बनिक पदार्थों के अपूर्ण जलने के कारण ठोस कण या कालिख उत्पन्न होती है। इसमें 1 से 3% तक हाइड्रोजन तथा 5 से 10% तक मेटल के ट्रेसेस होते हैं, जैसे कैडमियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, यूरेनियम तथा निकल व जहरीले पदार्थ जैसे बेंजीन, पायरिन आदि समाहित होते हैं। प्राकृतिक कणीय पदार्थ, इसके अंतर्गत पॉलिनेशन के दौरान परागगण, प्रोटोआ, बैक्टीरिया, ज्वालामुखी की राख, फंगस के बीज आदि होते हैं। कणीय पदार्थों के प्रभाव, कणीय पदार्थ जीवों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। फेफड़ों पर दुष्प्रभाव डालकर टीबी तथा फेफड़ों के कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। कोयले की खानों में काम करने वाले लोगों के फेफड़े में कार्बन कण जम जाते हैं और फेफड़ों की कार्य क्षमता को कम कर देते हैं, जिससे ब्लैक लंग्स डिजीज हो जाता है। पत्थर की कटाई करने वाले लोगों में सिलिकोसिस नामक रोग पाया जाता है। एस्बेस्टस की खानों और एस्बेस्टस खनिज संबंधित उद्योगों में कार्य करने वाले लोगों को आमाशय का कैंसर, टीबी तथा फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। लेड कणों से रक्त की लाल कणिकाओं का विकास प्रभावित होता है। लेड व एस्बेस्टस के कण शरीर में संचय विष का कार्य करते हैं, मतलब स्टोर्ड पॉइजन होते हैं ये, जो मस्तिष्क के भागों को हानि पहुंचाते हैं तथा कैंसर जनक होते हैं। कैडमियम कणों द्वारा मनुष्य के हृदय वाहिनी रोग, मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज तथा हाइपरटेंशन उत्पन्न होता है। पारे की अल्प मात्रा भी नर्वस सिस्टम को नष्ट कर सकती है और घातक सिद्ध होती है। कणीय पदार्थ म्यूकस फ्लो के माध्यम से टॉक्सिक पदार्थों के निष्कासन में रुकावट उत्पन्न करते हैं, जिससे ब्रोंकाइटिस रोग हो जाता है। धूल और कार्बन के कण पौधों की पत्तियों पर जमा होने से उनके स्टोमाटा को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आती है और पौधों का विकास धीमा हो जाता है या रुक जाता है। कणीय पदार्थों की वातावरण में उपस्थिति से विजिबिलिटी में कम हो जाती है। तो ये सभी हमने प्रदूषकों के प्रकार, उनके स्रोत, उनका प्रभाव इत्यादि को हमने इस वीडियो के द्वारा स्टडी किया है।